अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जॉइंट सेशन। मैं हूं सैयद आशनाज। आज के प्रोग्राम में हमें दिफाई उमूर के माहिर जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अदनान आदिल साहब भी उनके हमरा बराजुमान है, हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा है। राना मुबशर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, जबकि अबू ज़र सलमान न्याजी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। और माहौल कुछ इस तरह से है जिससे ये लग रहा है कि अब हमारा मुल्क इलेक्शंस के लिए तैयार हो रहा है। इसका पता इस बात से चलता है कि नून लीग ने बाकायदा तौर पर एंट्री डाल दी है और तैयारियां शुरू हुई चाहती हैं। 10 नवंबर से बाकायदा तौर पर मुलाकातों का, जलसों का आगाज़ हो जाएगा नून लीग की जानिब से। और एहसन इकबाल साहब ने तो डिमांड भी कर दी है कि अब तारीख आ जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं वो सुने। फौरी तौर पे आइन की रोशनी में इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनका ऐलान कर रखा है और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, जिस तारीख का भी हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा उसके लिए हमने तैयारी का अमल शुरू कर दिया। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए। नून लीग ने अब डिमांड कर दी है इंतखाबात की, लेकिन वो जो एक अरसे से खामोश थे, जो इससे पहले कहा करते थे कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क में वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने जी आया नू नहीं कहा, वेलकम नहीं कहा, लेकिन अब जाके उन्होंने एक बयान दिया है और उन्हें कहा जाता है मुफाहमत का चैंपियन। लेकिन जो उनका बयान है वो ये बता रहा है कि शायद वो किंग मेकर हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं पाकिस्तान के वो उनका प्रोडक्शन हाउस है। वो फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मैंने बनाया, लेकिन उन्होंने अवाम के लिए काम नहीं किया और अब मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का होगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और कुछ इसी से मिलती जुलती बात राजा परवेज़ अशरफ, जो कि साबिक वज़ीर आज़म पार्टी करें। वैसे जुनेद साहब, आप तो जानते हैं सारा DNA, ये किस बुनियाद पे जरदारी साहब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म बनवाया? क्या गिदड़ सिंगी है जरदारी साहब के पास? एक तो जो मैंने आपको कहा था कि जूतियों में दाल बटने का वक़्त हो गया हुआ है और वो शुरू हो गया काम, नंबर एक। नंबर दो, जरदारी साहब को बहुत अरसे से ये इल्म था कि इलेक्शन हुए, जब भी हुए, और एहसन इकबाल साहब के मुताबिक, आइन के मुताबिक, शायद नून लीग के आइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो आइन के जिस तरीके से इन्होंने किया है वो तो सबके सामने है। तो उनको अब जो ये नज़र ये आ रहा है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को वापसी पे रिलीफ दी गई और कल एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतहाई दिलचस्प एक फैसला भी आया, उसके बाद में बात करेंगे हम। इस सूरत हाल में उनको ये लग ये रहा है कि अगर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा तो शायद उनका सिंध में भी जो जोर है वो तोड़ने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो बलूचिस्तान के जो हालात थे, जरदारी साहब ने बड़ी मुश्किल से अपने हक में राम किए थे, वहाँ भी कुछ ऐसी हलचल नज़र आ रही है जहाँ पे उनको शक ये है कि शायद जो उनकी एफर्ट थी बलूचिस्तान में उसको भी नाकाम बनाने की कोशिश हो रही है। वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि बहुत एफर्ट किया उन्होंने पार्टी ने इसमें। पंजाब में कोई ये पता है कि पंजाब में जो टाकरा है वो अगर टाकरा सही हो गया PTI का और नवाज शरीफ साहब का, तो फिर पंजाब में तो नवाज शरीफ साहब को या नून लीग को वो पज़ीराई नहीं मिलेगी जो वो चाहते हैं। ठीक है। दूसरा जो बहुत अहम चीज़ वो ये है कि अगर वो नून लीग इलेक्शन जीत के आ जाती है, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जो मैं नून लीग के मुख्तलिफ हल्कों से जो बातचीत सुन रहा हूँ, तो उनकी कोशिश ये है कि नवाज शरीफ साहब कुछ अर्सा रहें, उसके बाद मरियम बीबी को ला के वहाँ पर रजबान कर दिया जाए और फिर उसके बाद जो हालात होंगे तो फिर बिलावल साहब के हालात मुश्किल होते जाएंगे। तो ये ऐसा ही एक सिनारियो है जिसमें वो समझते हैं कि जरदारी साहब कि सीटें कोई भी मेजॉरिटी तो नहीं ले सकेगा, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, ठीक है, डिवीजन तो है ही। वो उसमें जो उनकी जिस खेल के माहिर हैं, जिस तरीके से उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब करवाया था, वही हरबे अब फिर इस्तेमाल होंगे और KP में कुछ लोगों को मिल जाएंगे, शायद फजल रहमान साहब उनके साथ मिल जाएं। बड़ी गाड़ी छिनती रही है, अब भी छिन जाएगी उनकी। जो MQM है वो उनके साथ राम हो सकती है। और जब आप देखते हैं कि जो छोटी मोटी दूसरी पार्टियां हैं जिनका आहिस्ता आहिस्ता देख रहे खुदराव पौधों की तरह उगती हुई नजर आ रही हैं आपको, उनमें से अगर कुछ ले जाएंगे तो वो भी उनको साथ मिलाने की पोजीशन में होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ जरदारी साहब की इस बात को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा।
और चले ये सीरियस वाकई लेना चाहिए या इसे फ्रेंडली फायर समझना चाहिए? नादिर साहब, एक तो ये कि पीडीएम का कयाम सबसे ज्यादा मुतहरिक कौन दिखाई दिया सबकी याददाश्तों में, फिर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा कौन मुतहरिक रहा? नून लीग तो कहती है हमें धक्का दिया गया। तो अब आके ये फायर जो बैशिंग की जा रही है, इससे वाकई सियासी फायदा होगा? पीपल्स पार्टी खुद को स्क्वीज्ड फील कर रही है या इसे नूरा कुश्ती समझा जाए? देखें, ये मिक्स काम हो रहा है। ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी ख्वाहिश ये थी कि बिलावल जरदारी साहब चाहते हैं बिलावल जो हैं वज़ीर आज़म बन जाएं, और उनकी प्लानिंग ये थी कि 25-30 सीटें जो हैं पंजाब से मिल जाएं, और अब भी उनकी ख्वाहिश यही है, और वो चाहते हैं कि लाहौर आके बैठें और उसके लिए जोड़ तोड़ करें ताकि शुमाली रावलपिंडी डिवीज़न और जो साउथ के हमारे 3 डिवीजन्स हैं, बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान, ये 4 डिवीजन्स ऐसे हैं जहां से उनकी उम्मीद है कि वो 25-30 सीटें हासिल कर सकते हैं, और 50 सीटें सिंध की, 80 हो गई, फिर बलूचिस्तान और केपी से कुछ करके, तो उनका टारगेट है कि कुछ 100 सीटें वो हासिल कर लें। और 100 सीटें ही टारगेट जो है वो नून लीग का भी है कि पंजाब से उसे अगर सॉलिड मिल जाएँ 141 में से, तो वो फिर कोलिशन अच्छी तरह बना सकती है। लेकिन ये सब इस मफरूज़े इस बुनियाद पे कायम हैं कि पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, जैसा कि अता तारड़ साहब ने भी कहा है कि पीटीआई नहीं होगी इलेक्शन में। तो अगर पीटीआई नहीं होगी, तहरीक इंसाफ नहीं होगी, फिर तो मैदान खुला है, और दोनों पार्टियां जो हैं 100-100 सीटें की जो रेस है उसमें कोई भी कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर पीटीआई को कुछ स्पेस मिल जाती है इलेक्शन लड़ने की, तो फिर शायद साफ़ सुथरे इंतखाबात में, मुनसिफाना इंतखाबात में इनकी उम्मीदें पूरी ना हो सकें, क्योंकि इस वक्त जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही है कि पंजाब में और केपी में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। केपी में वो अपनी हरीफ पार्टियों से 3 गुना ज़्यादा और पंजाब में दुगनी ज़्यादा मकबूल है। तो अगर पीटीआई को माइनस कर दिया जाए फिर तो जरदारी साहब मुकाबला कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब का, लेकिन अगर पीटीआई मौजूद रहती है फिर उनको कोलिशन बनाना पड़ेगा पीटीआई के साथ मिलके। अब असल मुकाबला तो ये बात दुरुस्त है जनरल साहब की कि बिलावल और मरियम बीबी का है, अगली जनरेशन के तो यही 2 लीडर्स हैं जिस तरह के हमारे यहाँ विरासती सियासत चलती है, लेकिन इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व हैं। अब आप ये देखिए कि खुद जो नून लीग है उसमें एक धड़ा ये चाहता है, और मुशाहिद हुसैन साहब ने इसका इजहार खुलकर भी किया है कि इस दफ़ा नवाज शरीफ जो हैं वो ना बने वज़ीर आज़म, वो सदर बन जाएं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएं। तो शहबाज शरीफ की लॉबी मौजूद है, उसको हम उसको नज़रअंदाज और रूल आउट नहीं कर सकते। तो इस बात बहुत से हल्के पाकिस्तान में ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ का टेम्परामेंट ऐसा है कि उसके साथ पीपल्स पार्टी भी चल सकती है, उसके साथ और बहुत से लोग भी कंफर्टेबल रहते हैं, और वो चाहे वो अवाम में इतने पॉपुलर नहीं हैं जितने किस हद तक उनके भाई हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का फैक्टर जो है वो मौजूद है। और अगर जरदारी साहब प्रेशर माउंट करते हैं तो फिर हो सकता है कि नवाज शरीफ को पीछे हटना पड़े और अपने भाई को आगे लाना पड़े। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से जरदारी साहब का ये कहना, इससे पहले ईंट से ईंट बजाने का भी एक बयान बड़े कॉन्फिडेंस से दिया था, और उसके बाद हमने जरदारी साहब को देखा था वो दिखाई नहीं दिए कुछ साल तक। तो राना साहब, बिहाइंड दिस कॉन्फिडेंस क्या है? पॉलिटिकल बार्गेनिंग की स्कीम है या सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना है कि जो भी चल रही है इस वक्त प्लानिंग नून लीग के हवाले से उसे कामयाब नहीं होने देंगे? आप हमें ये बताएं कि नून लीग इसका जवाब ना दे के क्या ये बता रही है, समझ रही है कि टारगेट जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का वो नहीं है, कोई और है? वेरी गुड क्वेश्चन आयशा। देखिए, इस वक्त मसला ये है कि पीपल्स जो भी कहती रहे पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी के जितने मेंबरान हैं जो भी कहते रहे, देखिए आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से कि पीपल्स पार्टी का एटीट्यूड जो है बड़ा हॉस्टाइल है और वो ग्रिल कर रहे हैं नून लीग को, बट एट द वेरी सेम टाइम उस तरह की ग्रिलिंग जो है नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को नहीं हो रही जिस तरह पीपल्स पार्टी कर रही है। यू नो, देयर आर लाइक सो मेनी पार्लियामेंटेरियंस ओवर देयर जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो इस तरीके से ग्रिल कर रहे हैं नून लीग को जैसे कि मतलब हक होता है। ठीक है, अब इसके जो चीज जनरल साहब कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को आप लाइटली मत लें, मैं आई एग्री विद हिम। जनरल साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो एक लाइनर दे देते हैं आसिफ जरदारी साहब, जस्ट 1 लाइनर,
और फिर उसको फॉलो करते हैं, पहले उसकी पल्स लेते हैं, पल्स लेने के बाद जनाब वो उसको जनाब आगे लेके चलते हैं। अब आसिफ जरदारी साहब एक ऐसे आदमी है, ऐसे पॉलिटिशियन है who knows how to deal with politicians, ठीक है। मे बी उनकी जो कंफर्ट लेवल है इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो नहीं है जो वो तसव्वुर कर रहे थे या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 16 माह के हुकूमत के अंदर, या उसके बाद जो आखिरी लेग थी हुकूमत की उसमें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फॉर दैट मैटर केयर टेकर सेटअप के अंदर जो चीज़ें वो चाह रहे थे वो नहीं हुई। वो सारी बातें अलग, उसको हम कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, लेकिन आगे चलते हैं। इस वक्त आसिफ जरदारी साहब जो है वो आए करके फोकस करके बैठे हुए हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदनान साहब कि जनाब वो 100 सीटें निकाल लें, 100 सीटें वो निकाल लें, और जनाब 100 सीटें निकले फिर वो नेक टू नेक आ जाएंगे और एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि अगर वहां पे अगर कोई डील भी करनी पड़ती है तो डील जो है वो आसिफ जरदारी साहब से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। देखें यहाँ पे वो खुद चले जाते हैं, ये आपने देखा होगा जहाँ पे जाना होता है कई लोग, कई पॉलिटिशियन हिचकिचाते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी वो होती है कि यार मैं फलानी जगह पे क्यों जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, काफ लीग के साथ जब मामला था तो आपको पता है वो मुतहरिक रहे, उन्होंने बेसिकली वो डील बनाई थी जो बाद में बेशक परवेज लाई साहब बैकआउट बैठे रहे, चौधरी शुजात साहब के पास 4-4 घंटे बैठे रहे, बनाए उन्होंने काम नून लीग के लिए। मुझे ये बताए राना साहब, ये जरदारी साहब तो मौलाना के पास भी गए, तो मौलाना के पास गए होंगे, जाहिर है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या ब्रिज बिल्डिंग का काम मौलाना कर लेते, क्यों नहीं कर पाए? देखें मौलाना साहब के में जो अंदर की बात है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की और आसिफ जरदारी साहब की बहुत दोस्ती है, ये फैक्ट है। इसमें आप ऑन द फेस ऑफ इट जो मर्जी होता रहे, कोई भी कहानी चलती रहे, कोई भी इंप्रेशन देते रहे आपस में एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के लिए, ये दोनों जरदारी साहब और मौलाना साहब, बट मौलाना साहब और आसिफ जरदारी का बहुत कंफर्ट लेवल है, बहुत दोस्ती है, एंड सो मच सो कि जरदारी साहब कहते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान अगर मेरे साथ कोई कमिटमेंट कर लेंगे तो उससे बैकआउट नहीं करेंगे। मतलब अब इतनी बड़ी बात कहनी, और इतनी, और एक दफा नहीं 10 दफा कह चुके हैं ये बात, ठीक है। सो इनका आपस में कंफर्ट लेवल बहुत है, थोड़ी सी नाराजगियां हो जाती हैं, ठीक है, घर में मियाँ बीवी की भी हो जाती है, तो यहाँ पे तो दोस्ती है बड़ी पुरानी। अच्छा, ये दिस इज अ टोटल डिफरेंट। अच्छा वैसे मुझे आपसे ये जाना, आपने कल मुलाकातों की बात की थी कि ये भी मुलाकात हो सकती है, वो भी हो सकती है, अब इस स्टेटमेंट के बाद तो मुलाकात शायद ना ही हो पाए राना साहब। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, ऐसा नहीं है। देखें जरा मियां नवाज शरीफ साहब को भी माइंड में रखें और जरा जरदारी साहब को भी रखें। आई पर्सनली थिंक दोनों एक दूसरे को इस वक्त अगर मिलेंगे ना पब्लिकली, तो वो एक परसेप्शन या इंप्रेशन ये पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती रही है नून लीग के साथ, और ये भी 16 माह ये भी कॉम्प्रोमाइज ही समझ लें, और जब भी कॉम्प्रोमाइज करती है तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो लूजिंग एंड पे होती है, लूज करती है, ठीक है, और उसको वो अचीव नहीं कर सकती ऑब्जेक्टिव जो नून लीग कर लेती है उस मुलाकात में या मुलाकातों में। सो वो इसलिए थोड़ा सा जरदारी साहब विल ट्राई टू स्टे अवे, अ बिट अवे फ्रॉम नवाज शरीफ साहब, लेकिन अगर हाइप बननी शुरू हो जाएगी और वहां पे एक सिचुएशन बन जाएगी तो आप देख लीजिएगा जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब उठ के चल पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कोई किसी को कोई इशू नहीं होगा। और यही बात तो बाद में भी होनी है, इलेक्शन के बाद भी तो यही होना है सब कुछ, चले इलेक्शन के बाद भी तो यही होना है सब। ये बड़ा अच्छा सिनेरियो आपने क्रिएट कर दिया राना साहब। हाँ, कि पीपल्स पार्टी के पास अभी तो दो तरह के ऑप्शंस है ना, यहाँ आपने एंटी नून लीग जाना है, वो जो सेंटिमेंट है पब्लिक का उसको यूटिलाइज करना अपने हक में, एंटी पीटीआई जाके तो देख लिया जाएंगे ना, हाँ तो हाँ वो एंटी पीटीआई जाके देख लिया, एंटी नून लीग नहीं जाएंगे तो इशू बनेगा ना, इशू बनेगा, बिल्कुल। वो डिसोन भी कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को भी कि आवाम के लिए काम नहीं किया, असी तड़नाल नहीं बोलते, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि वो बहुत अच्छे डील मेकर है, मैं इसी बात को अबूजर के सामने रखती हूँ। अबूजर 2014 का जो धरना था, पीपल्स पार्टी अक्सर उसका क्रेडिट लेती है कि वो धरना हमने कामयाब नहीं होने दिया, नून लीग के पलड़े में पार्लियामेंट में वजन डाला और नून लीग की हुकूमत को बचाया। अभी जो नवाज शरीफ साहब हैं और ये जो भी डील वगैरह जो भी मामला चल रहे हैं, ये जैसे भी आगे जाएंगे इसमें जरदारी साहब की मुआवनत दरकार होगी। आपके ख्याल में
इस सिचुएशन में जरदारी साहब का ये बयान आना कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, क्या वो इस पोजीशन में है कि वाकई वज़ीर आज़म ना बनने दें नवाज शरीफ साहब को? देखें, पोस्ट बेनज़ीर भुट्टो अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को एनालाइज करें तो उसमें से एक चीज़ बड़ी क्लियरली निकल के आती है, दैट इज़ के इंटरेस्ट बेस के इंटरेस्ट उसका क्या है, किस तरह वो अपनी पावर पॉलिटिक्स को अलाइव कर सकते हैं और उनका मकसद ये है कि हम मैक्सिमम पावर शेयरिंग हमारे हाथ में आए। इसमें अगर आप देख लें, देखें 2014 हो गया, फिर 2018-19 में जब इवन आपको याद होगा जब पनामा केस चल रहा था 2017 में, तो वहाँ पे उस वक्त पीपल्स पार्टी का जो बयानिया था वो यही था कि मियाँ नवाज शरीफ जो है हिसाब दें और अगर उन्होंने हिसाब नहीं दिया तो वो घर जाएं। और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से मेरे ख्याल से इक्वली सेलिब्रेट किया था मियाँ नवाज जी शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जी जो हुई थी जी कि बिलावल साहब के आप उस वक्त के बयान चला दें तो बड़े क्लियर थे मियाँ नवाज शरीफ के सादिक रिमूवल संजरानी पे। साहब की वो फतह सिर्फ देख लें, सेनेट के जी इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी किधर खड़ी थी। जी सो एंड ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम जितनी हमें वो कुर्सी जो होती है उसकी जितनी ब्रांचेज हैं वो जितनी हमें ज्यादा मिल जाएं तो पीपल्स पार्टी जो है कुर्सी के आसिफ ब्रांचेस। दारी साहब अच्छा, दूसरी इसमें चीज आप देखें, फिर उसके बाद यही पीपल्स पार्टी जब अभी पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो उनको याद आ गया कि मियाँ नवाज शरीफ को गलत निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज्यादती की और वो बिल्कुल वो बयानियां लेके चलते रहे जब तक हुकूमत में थे जो मियाँ नवाज शरीफ बयानियां लेके चल रहे थे। एंटी जुडिशरी आप कह सकते हैं या एंटी स्टैब्लिशमेंट, जो स्टैब्लिशमेंट रिटायर हो चुकी है, वो वाला बयानिया उन्होंने उसको फॉलो किया। लेकिन अब क्योंकि ये लोग पार्टनर्स नहीं है पावर शेयरिंग फार्मूला में, अब तो देखिए एक वैक्यूम इनकी एक बहुत लोगों की नज़र में वैक्यूम इस वक्त लोगों को नज़र आ रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस तरह के हालात है उनको पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, उनके कैंडिडेट्स को ना पार्टिसिपेट करने दिया जाए इलेक्शन में, तो शायद एक वैक्यूम लोगों को लग रहा है एग्जिस्ट करेगा। और जब वोटर्स को लगेगा, क्योंकि इस वक्त जितनी नफरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स में शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए है, उतनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। तो वो शायद उनको लग रहा है हम उस वोट बैंक को कैश इन कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जो स्टांस है टुवर्ड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा हार्ड रखना है, सॉरी टुवर्ड्स पीएमएलएन बड़ा हार्ड रखना है। उसमें आप ये स्टांस की क्योंकि बड़े आराम से रिलीफ मिल रहे हैं उनको, हर महकमा गुड टू सी यू कह रहा है, इस तरह के बयान आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो वो मियां नवाज शरीफ को एक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ये इनको लाया जा रहा है, तो वो फिर लाया जा रहा है, पीटीआई के लोग भी यही सोच रहे हैं लाया जा रहा है, तो फिर वो उस वोट बैंक को कैश करना चाह रहे हैं। टारगेट ये है शायद, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा तो मे बी देयर इज अ चांस वो इकट्ठे मिलके बैठ के हुकूमत बना रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लान आपका ये है कि हमने पावर लेनी है, बाय हुक और क्रुक जो भी हो हमने पावर हमें चाहिए। और पीपल्स पार्टी को इग्नोर करना, इस तरह की स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना नून लीग की जानिब से, ये क्या जाहिर करता है? देखिए वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इग्नोर तो वो हो रहे हैं, क्योंकि हमें उन्होंने एक इम्प्रेशन ये दिया गया था कि मे बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, लेकिन जिस तरह नैब के केसेस चलना शुरू हुए हैं, पेशियां स्टार्ट हो गई हैं और जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है सिस्टम की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, तो वो ही बात हो गई कि एक बेटे को माँ बाप ज्यादा प्यार कर रहे हैं और दूसरे बेटों को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो फिर उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है कि जब मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो ये बेसिकली वो उनकी नज़र में वो ठीक कह रहे हैं। ठीक है। एक बात मैं इसमें ऐड करूं कि ये सारी जो बातें हो रही हैं इसमें ये तो जाहिर है कि पार्टियों का कोई असूल या मंशूर नहीं या होता। आवाम के वसी तर मुफाद में कोई उनका स्टांस नहीं है और कोई उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया हुआ, बल्कि सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, सिर्फ हाथी के कुर्सी पाँव के में लिए। सबका पाँव, और वही कुर्सी और कुर्सी की ये जितनी तो मैं ब्रांचेस कहता मिल था जाए। कि जी। मैं यही कह रहा था, कुर्सी की ब्रांचेस और कुर्सी लेनी है, पावर पॉलिटिक्स है, असूल एथिक्स प्रिंसिपल्स राणा साहब वो ने यहाँ बातें हो नहीं रही है ना कभी होंगी।
कुर्सी की ब्रांचेस की बात हुई तो राणा फॉल्ट साहब ने जो लाइंस मियां इन द बीवी की केस बात इन द की थी ना, तो स्टार्स। गांधी साहब का अवाम एक बयान सुन ले राणा जी साहब, गांधी साहब का एक बयान सुन ले, जनरल साहब की उनसे जुबानी किसी राणा ने साहब। पूछा जी, कि जी, जी हाँ। बेगम जी, को राम करने का तरीका बताएं, हाँ। तो रामदी साहब का बयान ये था हाँ कि जी। बिल्कुल भूल जाएं इससे, आप बेगम को राम नहीं कर सकते, आपने दो जगह माथा टेकना पड़ता है, एक अल्लाह के आगे और एक हाँ, ये तो भाई देखिए जरा बाकी ये आप शो खुद में समझदार इस हैं। नौयत की बातें शुरू हो गई है। जालिम मजलूम, मजलूम जालिम कभी भी बन सकता है। हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अभी ब्रेक पे जाने से पहले फॉल्ट लाइंस की बात हुई थी, तो फॉल्ट तलाश करना बहुत ज़रूरी है ताकि आइंदा के लिए ऐसी किसी भी स्कीम का कला कमा हो सके। और शायद इसी तरफ एक कोशिश फैज़ाबाद धरना केस के सिलसिले में भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस धरना केस के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी की दरखास्तों पर हुई है तवील समात। अगरचे बहुत से फ़िरक़ैन इसमें दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, लेकिन मीनवाइल जो डिस्कशन हुई वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से हुई। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, या TORs क्या हैं, या ये इस कमेटी का दायरा इख्तियार क्या क्या हो सकता है। इस पर आज की समात में हुई है बात। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि जल्द नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। अगरचे ग्राउंड पे बहुत से लोग वाकिफ़ हाल पहले से थे, लेकिन इन बातों का सामने आना और नाम का लिया जाना। जनरल साहब, चीफ जस्टिस कहते हैं हमारे काजी फायजीसा साहब के फैज़ाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था, ये हम जानना चाहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कामयाब हो सकती है मास्टरमाइंड का पता चलाने में? जी, जो ये फैसला आया था ना, मैं उस वक्त से मेरा एतराज़ यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी में फैसला दिया है और इसके जो पूरे मुहर्रकात थे उनको जायज़ा नहीं लिया गया, इसका कॉन्टेक्स्ट का जायज़ा नहीं लिया गया। एक आपका बिल बनता है, नेशनल असेंबली इसको पास कर देती है, सेनेट में पास हो जाता है, सडनली पता लगता है कि भाई ये जो फॉर्म था इसमें जो चेंज की गई है ये गलत है, और वहाँ से बैकलैश शुरू होता है। पहले हमारे स्पीकर आके बयान देते हैं ये जो टाइपो है, टाइपो एरर है कोई। उसके बाद जो सेनेट में जिस सेनेट ने पास किया वो उसको दोबारा सोचते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। अब इस दौरान जो हंगामा उठा, उसमें हंगामा उठा पंजाब की तरफ से। पंजाब में चीफ मिनिस्टर कौन थे, उसको शहबाज शरीफ साहब थे। मेरी इत्तलात ये हैं कि उस वक्त के चीफ आर्मी स्टाफ ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि ये मसाइल बन रहे हैं, इनको आप संभालिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने वो घंटा एक इंतजार के बाद वो कॉल उठाई, जो मेरी इत्तलात हैं उससे गलत हुई है, और उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम देख लेंगे इसको। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब ये मुतालबात में सामने पेश किया गया उस वक्त आप देखिए एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के लोगों की तोड़ जोड़ जारी थी वो, और उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब के पास जब बात पहुंची, कहा जी ये पंजाब में फैसला नहीं करना, आप जाइए कैपिटल में जाके फैसला करिए उसमें। अब यहाँ देखिए ना, ये जब आप फैक्ट फाइंडिंग पे आएंगे तो सारी चीज़ें सामने आएंगी बीच में। ये भी आएगा कि भाई ये ख़ास मकतबा फ़िक्र में जोड़ तोड़ का सिलसिला कौन कर रहा था, क्यों कर रहे थे ये, और शहबाज शरीफ साहब ने क्यों मशवरा दिया उस वक्त के जो लोग TLP जो बनी थी उसको वहाँ पे जाने का इसका। तो वो अब जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर भी देखिए उस वक्त जब ये पहुँचे तो मुझे जो इतलात हैं कि उस वक्त के जो फ़ौज के सरबराह थे उन्होंने उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये देखिए मसाइल बन सकते हैं, इनको संभालिए। उन्हें कहा फिक्र ना करें हम संभाल लेंगे। तो उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ मुल्क से बाहर गए हुए थे, वो दुबई में थे। जब हमको इतला मिली कि जब ये धरना बैठा है, इसको रात को पुलिस ने कोशिश की है और इसके सिर्फ पुलिस को मार पड़ी है और फिर फौज को बुलाना पड़ा इनके बीच में। जब फौज आई बीच में, उसके बाद से जो हालात हैं वो तो सबके सामने हैं चाहे, लेकिन इस तरीके से फौज को जब बुलाया गया, इस तरीके से बुला के उसको जिम्मेदारी दी गई जब करके, उसके बाद फिर ये तो देखना जरूरी है ना, हुकूमत से भी पूछा जाए कि भाई आपने फौज को क्यों बीच में बुलाया, आपको इस चीज़ की इतलात क्यों, जब इतलात थी तो आप इसका क्यों पेशबंदी क्यों नहीं की। तो आपको पता चल जाएगा कि इस धरने के जो बाहर ये एक जो कोशिश की जा रही है स्टोरी बिल्ड करने की, वो शायद स्टोरी इतनी वो मजबूत ना होगी, क्योंकि जिस वक्त इसके सही आपको हक़ाइक़ पता चलेंगे, इसकी कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, तो पता चलेगा कि इसके पीछे कुछ सियासी महरक़ात थे। और ये जो ब्लंडर किया था उस वक्त हुकूमत ने, उस हुकूमत को भी पूछना चाहिए, उस वक्त के स्पीकर साहब को भी पूछना चाहिए, उस वक्त के सेनेट की भी, सेनेट के चेयरमैन को भी पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों ने कैसे ये सब कुछ कर दिया, अफवाद में आपको तलात मिली सारी इसमें। ये तो सारे हमारे सामने के हालात हैं ना। तो ये जो कहा जा रहा है जी कि उस वक्त के DISI ने ये कर दिया, तो DGC ने ये कर दिया, तो फलाने ने ये कर दिया,
ये सारे आफ्टर थॉट्स हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे बयानात भी आ रहे हैं। बहरहाल ठीक है, वो जब सामने ये चीज़ आएंगी चले पता चल इसकी जाएगा। ज़रा टेक्निकल साइड पे जाते हैं। ये वो एस्पेक्ट्स है जो जनरल साहब आपके ख्याल में मिसिंग है, लेकिन इन पे तहकीकात बहुत ज़रूरी है। इसी तरफ सुप्रीम कोर्ट ध्यान तो दे रही है। मुझे अबू ज़र से इसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं वो जानने हैं कि वाई नॉट कमेटी, वाई कमीशन इज़ नेसेसरी, और आपके ख्याल में हुकूमत तश्कील देगी कमीशन, उसके TORs क्या होंगे जिस कमीशन एक्ट की बात की जा रही है अबू ज़र, और क्या जनरल फैज़ जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन्हें भी तलब किया जा सकता है कमीशन के रूबरू, क्योंकि अब सार आलम साहब तो रेडी हैं कि वो बयान देंगे। देखिए, कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी बना सकती है, अगर बनाना चाहे तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट रूल्स में पावर होती है, और आर्टिकल 184 और 187 को अगर साथ पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी बना सकती है। लेकिन शायद इस केस में कोर्ट चाह रही है कि जो वो है हुकूमत खुद बनाए, लेकिन फिर वो TORs पे डिपेंड करता है, वो TORs किस तरह के बनते हैं। वो TORs ही डिफाइन करते हैं स्कोप, फंक्शन और पावर्स ऑफ द कमीशन, या कोई फैक्ट फाइंडिंग कोई कमेटी, वो जो भी हो, वो जितने अच्छे होते हैं, ज्यादा जिसमें इतनी ज्यादा पावर्स दी जाती हैं, वो उतना पावरफुली काम करता है कमीशन। अब यहाँ पे ये मेरे ख्याल से अभी तो कमेटी जो बनाई थी ये तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी है, उसकी जी रिपोर्ट जी जो भी है। जी कोर्ट मेरे ख्याल से, अगर कोर्ट को लग रहा है हुकूमत उतनी सीरियस नहीं है, तो फिर कोर्ट खुद ही TORs बना दे कमीशन को, और मेरे ख्याल से कोई कोर्ट खुद भी अपॉइंट कर सकता है, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, उसको कमीशन हेड कर ले वो, और वो फिर जिसको चाहे वो बुला सकता है। इसमें तो किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। जनरल फैज साहब हो, इमन बाजवा साहब हो, कोई भी हो, उनको बुलाया जा सकता है। तो उस वक्त के वजीर आजम को भी बुलाया जा सकता है। इवन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, मेरे ख्याल से वो तो सबसे ज्यादा आगे वो थे, उनको भी बुलाया जा सकता है, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और लेकिन इसमें देखें, मुझे ये समझ नहीं आ रही आयशा, इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, व्हाट वी विल अचीव जी फ्रॉम इट। उसके बाद भी हमने देखा, अभी JUIF ने प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे चढ़ के जो हुआ आपके सामने था, जिस तरह वो एक काइंड ऑफ, मेरी नज़र में तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला था वो। उसके बाद जब चेयरमैन PTI अरेस्ट हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग पूरी तोड़ दी गई, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट किया गया अरेस्ट वारंट। तो इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, बिल्डिंग्स पे चढ़ाई भी की गई है। तो फिर हम सिलेक्टिव हमें नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में। फिर इसको अगर हमने सेटल करना है तो फिर जो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमारे रिटायर्ड जो DG ISI जनरल फैज साहब अकेले तो नहीं है, मेरे ख्याल से पीछे जनरल दुरानी साहब भी थे, जिन्होंने IGI में पैसे बांटे थे, पूरा बेनज़ीर भुट्टो का इलेक्शन चोरी किया गया था। तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं जिनका एहतसाब करना ज़रूरी है, आसिफ लेकिन खान मेरे केस ख्याल में से किस वो किस हो की नहीं तलबी सकता। हुई थी? वो उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी नहीं, वो आए? जजमेंट जी। दी थी, FIA को कहा था इन्वेस्टिगेट करें, किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, वो वैसे ही पड़ा हुआ है ठंडा केस। जी तो वो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हम्म देखें कोई क्रिटिकल इन्वॉल्वमेंट रुकवानी है, तो फिर करंट सिस्टम में आपको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और वो आप नहीं है। लेकिन पास्ट के जो पुराने मुर्दे उखाड़ने में मुझे समझ नहीं आ रही उसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा। शायद कुछ अच्छी फैसला आ जाए, आप अकाउंटेबल करें, लेकिन फिर लिस्ट बहुत लंबी है, आपको फिर पीछे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम्म हमारी पॉलिटिकल एक किसी पार्टी को हम टारगेट नहीं कर सकते कि उसने धरना किया तो बड़ा गलत किया, पीछे सब कुछ होता रहा है, हर पार्टी के हाथ जो है इस चीज में रंगे हुए हैं। हाँ हाँ तो इस वजह से मेरी नजर में अगर देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब मैं देख रहा था आज हेयरिंग में कि कहा गया कि जनरल ज़ियाउल हक को हम सदर नहीं कह सकते, क्योंकि वो मार्शल लॉ उन्होंने इम्पोज किया था। तो हम्म 10 दिन बाद तो वो गैर आईनी थे। 10 दिन बाद तो हम इन प्राइम मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर फिर नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी इलीगल है, 90 दिन की लिमिट क्रॉस हो गई है। हाँ हाँ सो मेरे ख्याल से आइन की जब सरबुलंदी की बात होती है, तो बालादस्ती की बात होती है, तो इसमें बहुत सारी चीजें वेरी वैलिड हैं पॉइंट। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले अबू सर आपसे ये जानना है कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, जैसे अभी आप बात करें कि इससे चीफ क्या करेंगे, तो उनका नुक्ता नज़र ये है कि अगर किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे, उनके पेश नज़र ये है। मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले ये है कि उसमें एक क्वेश्चन किया गया था कि पहले सब ने नजर सानी क्यों दायर की और अब सब वापस क्यों लेना चाहते हैं? अगर सब वापस ले लेते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ओन पे इसको कंटिन्यू कर सकती है? अच्छा, ये मैं बड़ा बिल्कुल डिसएग्री करूंगा बड़े एहतराम के साथ। नजरसानी दायर करना मेरा, अगर मैं पार्टी हूँ, मेरी सवाबदीद है। अब ये वाली क्वेश्चनिंग करना कि आपने क्यों दायर की है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अगर मैं किसी चीज़ में अपील फाइल करता हूँ या रिव्यू फाइल करता हूँ, दैट इज़ माई राइट। मतलब मुझे क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल मेरी नज़र में करनी नहीं चाहिए,
क्योंकि वो जजमेंट ठीक है। देखिए उसमें बड़ा प्रॉब्लम्स थे, बड़ा मुल्क का नुकसान हुआ था उस प्रोटेस्ट से। मज़हब के नाम पे जुनूनियत दिखाई गई। बिल्कुल ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन नज़रसानी फाइल करना एक राइट होता है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप डिसमिस कर सकते हैं। जब हम डिसमिस करते हैं आपकी नहीं बनती। लेकिन क्यों की फाइल अपील क्यों फाइल की? नहीं, फिर नज़रसानी वो क्यों सवाल फाइल करें की? वापस क्यों ले रहे हैं? तब क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि आपने फाइल किया किसी के दबाव में, और अब आप वापस क्यों ले रहे हैं? क्या हो गया? बदल गया सब देखिए, कुछ? वक्त बदल गया, सब वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात सुना बदल है ना? गए। बिल्कुल ऐसा ही है, और मामला कुछ ऐसा ही है, और सभी जानते हैं शायद मामलात यहाँ के, लेकिन एक चीज़, आंखें एक और चुराना। चीज़, एक और चीज सुन लें अबू ज़र की प्लीज, इसके बाद हम ब्रेक पे जाते हैं। देखो, अब ये भी मैंने सुना है, कहा गया कि हमें पता है कौन था उसका मास्टरमाइंड। हम ये सब यही कहते हैं, कौन था बताता कोई नहीं है। प्लीज हमें बता दे। यही सुन रहे हैं कि मास्टरमाइंड कौन था, बता दे, किसी ना बात किसी खत्म हद करें तक तो अबू पता ज़र ही। आप बता जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप बताएंगे तो मास्टर्स माइंड कर जाएंगे। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे, उसके बाद ज़रा ग्लोबल एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें ज़्यादा तुंदी आ रही है। हम हमास, इसराइल और गज़ा की बात भी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा कॉन्क्लूड कर लेते हैं पॉलिटिकल फील्ड को, पॉलिटिकल बैटल फील्ड को। मुझे राना साहब आपसे ये जानना है कि जो अभी डिस्कस हुआ सारा मामला, उसमें ये कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के हालात तो डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है कि एक सियासी जमात शिकवा कर रही है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उस जमात के साथ क्या हो रहा है, किस तरह की डीलिंग हो रही है, ये बातें अभी डिस्कस नहीं हो रही, माजी की चीज़ें उठाई जा रही हैं और उस पर जवाब तलबी की जा रही है। खुद इनिशिएट बहुत से मामलात नहीं किए जा रहे, बल्कि कोशिश की जा रही है कि दूसरा कंधा इस्तेमाल किया जा सके। ये ग्राउंड रियलिटी से इतना लाताल्लुक होना क्या फ़ायदा देगा इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन को, या हमारे ओवरऑल सारे सोशल फैब्रिक को? I don't think so. This is not the right time to get involved into such things. जो हो चुका है। मुझे तो इसके ऑब्जेक्टिव्स समझ नहीं आते कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कि आप पुराने जो इश्यूज हैं उनको अगर आप सामने लेके आना चाहते हैं तो फिर तो वाकई एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर लोग कहेंगे, फिर एक लाइन लग जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि जी आपने इसका फैसला अगर दे दिया है तो फिर जनाब वो फला केस हुआ था, फला साल में हुआ था, फला तारीख को हुआ था, तो उदा भी दसो जी की करना है। तो वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और अगर किसी को नेल डाउन करना है, अगर किसी को उसको लुक डाउन करना है, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन उससे भी क्या निकलेगा, क्या उसका हल क्या निकलेगा उससे? आई फेल टू अंडरस्टैंड। आपको नहीं लगता रेलेवेंस तब हो सकती है मामलात की? देखे ना राना साहब, तब एक पार्टी के साथ जो सलूक किया जा रहा था, तब जिस तरह एक पार्टी के खिलाफ चल रही थी कैंपेन, तब ब्लैकआउट था, तब कुछ सहाफियों पे बैन लगाए जा रहे थे, कुछ सियासतदानों का ब्लैकआउट था। अभी भी तो वैसी सिचुएशन है ना, तो वो टेकअप होनी चाहिए कि अब क्या हो रहा है। देखें, इस वक्त जो माइंडसेट है वो मुझे समझ आता है कि देखें, नून लीग समझती है कि उसके साथ ज्यादती हुई थी, ठीक है। नून लीग समझती है कि उसके जो खिलाफ केसेस मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए थे, या उनके लेफ्ट राइट जो उनके लोग हैं, डाई हार्ड लोग हैं, उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस नून लीग वाले समझते हैं कि जी वो गलत बनाए गए थे और उन्हें गलत तरीके से पेनलाइज किया गया था, उन लोगों को टारगेट किया गया था। सो इस वक्त नून लीग समझती है कि जनाब जो हमसे हम ठीक थे, वी वर गोइंग स्मूथ, एवरीथिंग वाज हंकी डोरी फॉर नून लीग, और वो चीजें हमें दोबारा उसी जगह पे मिले जहां से हमसे छीनी गई थी। दिस इज द माइंडसेट ऑफ नून लीग। दिस इज व्हाट नून लीग वांट्स कि हमारे पास वो उसी तरह आ जाए सिचुएशन, फिर हम आगे जाके लड़ेंगे, फिर हम आगे जाके खेलेंगे। तो वो एक उस तरह चल रहा है सारा काम। बट द पॉइंट इज कि आप वो सिनेरियो डिफरेंट था, आज का सिनेरियो डिफरेंट है। तो इस दोनों सिनेरियोज को मुख्तलिफ एंगल से देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो चीजें नून लीग वाले ये समझे कि उन चीजों को अनडू करें तो फिर हम आगे जाके खेलेंगे। तो वो अब ठीक है, उनके साथ कई जगहों पे आप ज्यादती भी कह सकते हुई है नून लीग के साथ, बट एट द वेरी सेम टाइम दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। अब मेरे ख्याल में वन शुड मूव फॉरवर्ड, आगे चलना चाहिए, बजाय इसके कि पीछे
देखें और पीछे लेके सारी चीजों को चले और पीछे सारी चीजें करते रहे तो फिर कोई भी आगे नहीं चल सकेगा। ठीक है राना फिर साहब, वो उधर बहुत ही अच्छी एडवाइस है, stalemate हो सही कह रहे हैं जाएगा आप। स्कोर और उसमें सेटलिंग बिल्कुल में खत्म हो जाएगा। मुल्क अनसेटल हो रहा है तो ये किसी को सूट नहीं करता। मुल्क है तो सियासत है। अब जरा इंटरनेशनल सिचुएशन, और आप नाना साहब ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे सारे मामलात के हवाले से, हौती बागियों का इसमें जंप इन करना, फिर हमें पता है कि वो प्रॉक्सी किसकी है। इसका मतलब है कि ये गजा की आग जो है ये स्प्रेड ऑन होने जा रही है। देखिए फ़िलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, और वहाँ के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि 300 से ज़्यादा जो फ़ौजी हैं वो उनके गज़ा में पिछले 24 घंटों में उनका जो वो मारे गए हैं। तो बहुत ऐसी रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत उनको मिल रही है जिसकी उन्हें तवक्को नहीं थी। और उधर से हुसीज़ ने जो यमन के हैं, और वो एक ख़ास सेक्ट है, 4 इमामी सेक्ट है वो, और वो बहुत उनकी बड़ी हिस्ट्री है, वो टफ़ फाइटर्स हैं, वो माजी में बहुत रेजिस्टेंस मुख्तलिफ़ मौक़ों पे अपनी पावर दिखा चुके हैं। अब वो जो उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल की तरफ फेंके हैं, तो अगर इससे ये मामला बढ़ जाता है और वो महदूद जंग जो है इलाकाई जंग में तब्दील होने लग जाती है, फिर तो ये पूरी दुनिया जो है उस एक आग और खून की लपेट में आ जाएगी। और फिर उससे एक वार्निंग भी है दूसरे मुसलमान मुल्कों को, अरब मुल्कों को ख़ास तौर से, कि ये जो आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और फ़िलिस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर ये मामला नहीं चल सकता। तो अगर आपने फ़िलिस्तीन के हकूक़ को महफूज किए बग़ैर इसराइल को तस्लीम किया, तो वो कोई भी अरब मुल्क हो तो उसके लिए एक तरह से वार्निंग का है। और उसमें फिर आपको पता है कि दुनिया मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था कि हम भी शायद उस तरफ बढ़ने जा रहे हैं कि इसराइल को, और सऊदी अरब में इसराइली वफूद आना शुरू हो गए थे जो पहले नहीं आते थे। तो हुसीज़ ने एक बड़ा मैसेज दिया है दूसरे हमसाया मुल्कों को, जी, कि अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम जो है उसमें रुकावट डालेंगे। और उनके ताल्लुकात ईरान से बताए जाते हैं। ईरान जो है, अगर फर्ज करें, अभी तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके बयानात आ रहे हैं कि मुनक़ता करें आप। जी, सख्त लाइन ली है कि आप इसराइल को तेल मुहैया ना करें, कम से कम मुसलमान ममालिक। कोई ना कोई रेमेडी बिफोर इट्स टू लेट देखनी पड़ेगी। देखना ही है कि दुनिया एक दूसरे की तरफ है, लेकिन मामलात और हालात की संगीनी को शायद कोई नहीं समझने पा रहा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।